नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी और मेरे साथ है मेरे सहयोगी केशव। और जिस तरीके से केशव, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और इसी के साथ ही कैसे जम्मू कश्मीर में बीजेपी की जीत फिक्स हो गई है, यह आज हम आपको बताने वाले हैं। 5 पॉइंट्स के जरिए से आपको समझाएंगे कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ने कैसे चुनाव की तारीखों के साथ ही बड़ा खेल कर दिया है। और मौलाना फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला पहले ही घुटनों पर आ चुके हैं। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती तो मैदान छोड़कर भाग गई है। हुर्रियत का सफाया हो गया है और मोदी ने ऐसा दांव चल दिया है कि इस बार घाटी में भी कमल खिलना तय हो गया है। केशव, 3 चरणों में चुनाव होने जा रहा है और इन 3 चरणों में जब 4 अक्टूबर को रिजल्ट घोषित होंगे तो क्या इस बार हमें भारतीय जनता पार्टी एक मैसिव जन सपोर्ट के साथ, या फिर ये कहें कि जो आज तक जम्मू कश्मीर में नहीं हो पाया है वो करने वाली है? इससे बड़ा मौका हो नहीं सकता, क्योंकि जैसे कि आज चुनाव आयोग ने कहा कि सबसे अच्छा अवसर है चुनाव कराने के लिए जम्मू कश्मीर में। वो भी कब? कि जब 370 हटाने के बाद में अगर चौक की बात करें, जो एक प्रमुख चौक है लाल चौक जम्मू कश्मीर का, जिस पर कभी पाकिस्तान का झंडा लहराया जाता था और वहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते थे, आज वहां पर लोग दिल्ली के कनॉट पैलेस की तरह न सिर्फ तिरंगा लहरा रहे हैं बल्कि गुब्बारे उड़ा रहे हैं, फुलझड़ियां चला रहे हैं और वहां पर जश्न का माहौल बना हुआ है। और कोई भी जाकर के वहां पर सेल्फी ले सकता है, फोटो खिंचा सकता है, यानी कि कोई भी डर भय का माहौल नहीं है। तो मुझे लग रहा है इससे बेहतर एक अवसर और समय हो नहीं सकता है। अब बात आई भाजपा की, तो भाजपा का आप माहौल देखिए कि 2014 में आखिरी विधानसभा का चुनाव जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ था और अब वर्तमान में हम बात करें तो अब जो चुनाव की तैयारी, क्योंकि इससे पहले यह ट्रायल जो आप कह सकते हैं लोकसभा का जो चुनाव हुआ था, 500 लोकसभा सीटों पर जो चुनाव हुआ था, उसमें जिस हिसाब से हिस्सेदारी लोगों ने की थी, मतदाताओं ने बढ़ चढ़ करके जो हिस्सा लिया था, उससे साफ हो गया है कि वहां के लोग लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, यकीन रखते हैं और यकीनन इसके परिणाम जो आएंगे वो भाजपा के पक्ष में ही रहने वाले हैं। बिल्कुल, जब लोकसभा चुनावों की घंटियां बजी थी उसके बाद हमने देखा कि कई चैनल्स की तरफ से ग्राउंड रिपोर्ट की गई, तो उसमें ये जानकारी निकलकर सामने आई कि अब घाटी के लोगों का भी मत बदल गया है। वो ये लोग मान रहे हैं कि हाँ भाई, हमारे यहां बिजली भी आ रही है, सड़कें भी गांव-गांव तक पहुंच रही है और जिस कश्मीर को कभी कोई पूछता तक नहीं था, आज वहां पर रोड कनेक्टिविटी से लेकर रेल कनेक्टिविटी तक और विकास की ऐसी बयार बह रही है कि कश्मीर के लोग खुश हैं। हम आपको यह बताने जा रहे हैं आज कि आखिर बीजेपी के फेवर में कौन कौन से फैक्टर काम कर सकते हैं और क्या स्ट्रेटेजी के तहत भारतीय जनता पार्टी जीत वहां हासिल कर सकती है। सबसे पहला तो मुझे जो केशव लगता है वो ये है कि 370 हटने के बाद, क्योंकि अब 10 सालों बाद विधानसभा के वहां इलेक्शन होने वाले हैं, तो जब से 370 वहां हटी है उसके बाद से घाटी की स्थिति बदल गई है। न दंगा हो रहा है, न पत्थरबाजी हो रही है, विकास का काम तेज गति से हो रहा है। डेवलपमेंट सबसे बड़ा मुद्दा क्या इस विधानसभा चुनाव में बनने वाला है? बिल्कुल बनेगा, क्योंकि पहले अगर यहां से कोई, आप सोचिए कि आयुष्मान कार्ड की अगर योजना दिल्ली केंद्र सरकार लागू करती थी तो वो जम्मू कश्मीर के अंदर लागू नहीं होती थी। सर्व शिक्षा अभियान अगर दिल्ली से लागू होता है, केंद्र स्तर पर लागू होता है, तो वह जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता था। अब मिड डे मील का अगर कोई योजना है, अगर इसके अलावा आप सोचिए स्वास्थ्य के अलावा अगर कोई विकास की योजना है, अगर यहां से कोई एक्सप्रेसवे का तय करते हैं तो वो वहां के लिए अलग से बजट पास करना पड़ेगा और वहां की विधानसभा में उसको ले जाना होगा, तब जाकर के वहां आप इंप्लीमेंट करा सकते हैं। एक नहीं बल्कि ऐसी जन सुविधाओं से जुड़ी हुई या फिर जन समस्याओं से जुड़ी हुई हजारों ऐसी योजनाएं हैं कि अगर केंद्र यहां से लागू करता है। कोरोना काल में एक नहीं ऐसी अनेकों सुविधाएं थी जिसको आप अगर केंद्र में अगर वहां के हालात ऐसे ना हुए होते, अगर 370 ना हटाया गया होता तो वहां के हालात और बद से बदतर होते। तो निश्चित कि इस बार जो भी, क्योंकि 370 हटने के बाद से केंद्र के द्वारा जो भी योजना जो बुंदेलखंड में लागू होगी वही जो आपके नॉर्थ ईस्ट में लागू होगी वही अब जम्मू कश्मीर में लागू होगी। उसका परिणाम और उसके जो तस्वीर है वो बदलती दिखाई भी दे रही है। जिस हिसाब से वहां पर पर्यटन का संख्या बढ़ी है, पर्यटकों की जो संख्या बढ़ी है उसमें जो एक बदलाव आया, जो पहले जो लोग डर डर करके वहां पर जाते थे या फिर वहां पर जाने से बचते थे, आज वही जम्मू कश्मीर के लोग पर्यटकों का न सिर्फ स्वागत कर रहे हैं बल्कि उनकी बेहतर खातिरदारी, मेहमान नवाजी कर रहे हैं, ताकि वहां से वापस लौटने के बाद में कोई व्यक्ति ये ना कहे कि वहां का माहौल अच्छा नहीं है या डर का माहौल है या खतरा पैदा हो सकता है, कभी बम ब्लास्ट हो सकता है। बिल्कुल नहीं, केवल आप इस अमरनाथ यात्रा को छोड़ दें, वो भी एकदम
सुरक्षा के घेरे में वो टारगेट किलिंग जो हो रही है वो आप छोड़ दें थोड़ा सा, तो एक आम जन में एक कोई भी भय का माहौल नहीं है। आप भी अगर जानना चाहते हैं तो स्वागत कर रहे हैं वहां के लोग मेहमान नवाजी की तरह। बिल्कुल, पर्यटन बढ़ा है। लेकिन अब दूसरे फैक्टर पर आते हैं। दूसरा फैक्टर यह है हुर्रियत और अलगाववाद का सफाया होना। यासीन मलिक को मिट्टी में मिला दिया गया, वहां पर अलगाववाद की जो अकड़ थी उसे खत्म कर दिया गया। जिस हुर्रियत और अलगाववाद के इशारे पर कश्मीर के युवा भड़क जाते थे, जिन्हें पाकिस्तान से फंडिंग होती थी और भारत के युवाओं के हाथों में वो किताब कलम नहीं जनाब पत्थर पकड़ाते थे, उन हुर्रियत और अलगाववाद वाले लोगों को भी खत्म कर दिया गया है। तो यह माना जाता था कि घाटी में हुर्रियत और अलगाववाद का जिस तरफ इशारा उस तरफ वोट बैंक और उसकी सरकार। अब जब हुर्रियत और अलगाववाद खत्म हो गया है तो क्या यह बीजेपी के लिए एक मैसिव फैक्टर बनने वाला है? बिल्कुल बनेगा, क्योंकि हमने देखा है कि इससे पहले मोदी सरकार से पहले उन्हीं अलगाववाद नेताओं को, उन्हीं हुर्रियत के नेताओं को यहां पर प्रधानमंत्री आवास के अंदर, पीएमओ के अंदर न सिर्फ डिनर पर बुलाया जाता था बल्कि उनसे हाथ मिलाकर के यह जग जाहिर किया जाता था कि जैसे कि द्विपक्षीय वार्ता इनसे चल रही है, हम संबंध गहरे स्थापित कर रहे हैं, हम वार्ता के लिए तैयार, मतलब ऐसे शो ऑफ किया जाता था। लेकिन आज क्या है कि आज वही व्यक्ति, हुर्रियत के नेता हो चाहे अलगाववादी नेता हो, वही व्यक्ति आज न सिर्फ नजरबंद है बल्कि सलाखों के पीछे हैं। यासीन भट्ट जैसे व्यक्ति को सजा कोर्ट के द्वारा बोली गई है और आज उनके अंदर इतना डर का माहौल है कि वह अगर पब्लिक बाइट छोड़िए, अगर मीडिया में भी बाइट देते हैं तो वह 1000 बार सोचते हैं कि हमें कौन सा शब्द बोलना है, कौन सा नहीं बोलना है। कोई भी शब्द उनकी जुबान से ऐसा न निकले ताकि वह भारत के खिलाफ जाए। तो आज न सिर्फ मोदी सरकार उसके लिए प्रतिबद्ध है कि कोई भी हो, अगर वो देश विरोधी गतिविधि संलिप्त पाया जाता है या उसकी भाषा ऐसी होती है उकसावे की या फिर किसी दूसरे मुल्क को सपोर्ट करने की, तो उससे सलाखों के पीछे या नजरबंद किया ही जाएगा। इसका परिणाम हमने चाहे तो महबूबा मुफ्ती हो चाहे आपके अब्दुल्ला हो, दोनों को हमने 370 के बाद में न जाने कितनी बार उनको नजरबंद होते हुए हमने देखा है। तो अब तीसरे फैक्टर पर आते हैं और तीसरा फैक्टर केशव जो मुझे बीजेपी के पक्ष में लग रहा है काम करेगा, वो है इस लोकसभा चुनाव में उमर अब्दुल्ला की हार और महबूबा मुफ्ती की हार। अनंतनाग से चुनावी मैदान में महबूबा मुफ्ती उतरी थी लेकिन वहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा। खबर तो यहां तक निकलकर सामने आ रही है कि महबूबा मुफ्ती और साथ ही उमर अब्दुल्ला इस बार इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने वाले नहीं हैं, यानी कि दोनों ने ही पहले से ही अपनी हार मान ली है। क्योंकि एक तरफ लोकसभा चुनाव में हार, दूसरी तरफ ये लोग मांग कर रहे हैं कि जब तक फुल स्टेट का दर्जा नहीं दिया जाता है जम्मू कश्मीर को तब तक हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि इसके पीछे सबसे बड़ा कारण उनका लोकसभा चुनाव में हारना ही है, क्योंकि अब उन्हें अलगाववाद हुर्रियत का समर्थन नहीं मिल रहा। इसके लिए थोड़ा सा हमें 2014 के चुनावों को देखना होगा, जो आखिरी में विधानसभा के चुनाव जम्मू कश्मीर के अंदर हुए थे। उनके परिणाम पर अगर नजर डालते हैं तो आप मानिए कि सबसे ज्यादा जो महबूबा मुफ्ती है उसकी पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिली थी, लेकिन बहुमत किसी भी पार्टी को वहां पर नहीं मिला था। ये बात अलग है कि भाजपा से जो ध्रुव विरोधी पार्टी थी उससे बातचीत करने के बाद में, क्योंकि उनके जो मुखिया थे उनके निधन के बाद में जो बेटी महबूबा मुफ्ती है उसने बातचीत का सामंजस्य बढ़ाया और उसके बाद में नजदीकी बढ़ती है उसको मुख्यमंत्री का पद दिया जाता है और उसके बाद में जो अहम विभाग हैं महबूबा मुफ्ती के खाते में जाते हैं। लेकिन वहां पर किसी भी, क्योंकि आप मान सकते हैं कि भाजपा का पहले से ही वहां पर जनाधार नहीं रहा है, ये बात ठीक है, लेकिन क्या जो लोकल की पार्टियों के जो नेता हैं उनका जनाधार कहां गायब हो गया? उनको किसी भी मतलब आप सोचिए कि 14 की विधानसभा में या फिर आप बात कर लीजिए इसमें तो पूर्ण बहुमत क्यों नहीं मिला या फिर उनको ज्यादा सीटें क्यों नहीं मिली? इसका मतलब कि वहां के लोग उन लोगों से भी खुश नहीं है। इसकी एक मुख्य वजह है क्योंकि महबूबा मुफ्ती की पार्टी हो चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो हो इसकी अब्दुल्ला पार्टी हो, इन दोनों का हाल क्या रहा है कि इन्होंने हमेशा कांग्रेस की तरह केवल अपने और अपने चमचों को जगह दी है, उनके घर भरे हैं, अब महल बनाए हैं, संपत्ति खरीदा है, कब्जा किया है, बड़े पैमाने पर अमीरी बढ़ाई है, यहां तक कि बच्चों को कभी भी इन्होंने अपने यहां रहने नहीं दिया, उनको रखने नहीं दिया, हमेशा विदेशों में पढ़ाया। लेकिन वहां के लोकल के अवाम में युवा वर्ग है वहां को, उनको पत्थर पकड़ाना, उनको भड़काना, किसके खिलाफ? केवल दिल्ली के खिलाफ, यानी कि अपने ही देश के खिलाफ में ये साबित करना कि हम भारत का हिस्सा नहीं है। लेकिन आज उसका जो फायदा है ये बात निश्चित है, क्योंकि पाकिस्तान के अभी आप पिछले 2-3 चुनावों में देखेंगे, चाहे विधानसभा का हो चाहे लोकसभा का हो, हमने देखा है कि वहां पर जो कट्टरपंथी विचारधारा की जितनी भी पार्टियां हैं उनको वहां के लोकल के लोग सपोर्ट नहीं करते। आप इस्लाम के नाम पर भीड़ इकट्ठा कर सकते हैं, आप दंगा फसाद कर सकते हैं, आप कट्टरपंथी सोच के साथ में आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन राजनीति में जब लोकतंत्र व्यवस्था से आपको चुन करके विकास कार्य के लिए लाना होता है तो वह कट्टरपंथियों को मौका नहीं देते हैं। यही हाल हम आज
कश्मीर में देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं कि कोई अलगाववाद पार्टी के विचारधारा समर्थित हो या फिर कहीं ना कहीं पाकिस्तान जैसे देश को सपोर्ट करने वाली की विचारधारा का हो, लेकिन आपको अगर राष्ट्रवादी बनना पड़ेगा, अगर आपको वहां पर पूर्ण बहुमत चाहिए। और दूसरा, दिल्ली की विचारधारा के हिसाब से, दिल्ली के सोच के हिसाब से बाकी देश के अन्य हिस्सों जैसे बाकी सब जुड़े हुए हैं दिल्ली से, ऐसे ही जुड़ करके तब साथ मिलकर के आगे बढ़ना होगा। माना जाता है कि भारत का वो अभिन्न अंग हमेशा से ही था, लेकिन 370 की वजह से वो भारत से कटा कटा रहता था। एक देश दो संविधान वाली बातें वहां लागू हो जाती थी, अपने हिसाब से वहां की सरकार वहां के लोगों को चलाती थी और दिल्ली की दखल अंदाजी वहां ना के बराबर थी, जिसके चलते वहां डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी ना के बराबर पहुंचते थे। यहां तक कि महिलाओं के साथ भी जो कानून, जो राइट्स उन्हें मिलने चाहिए थे, वो भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग वो अवेल नहीं कर सकती थी। साथ ही जो आरक्षण का खेल है वो भी वहां पर बाकी जातियों को, जो माइनॉरिटी थी, जो बाकी जातियां थी, उन्हें नहीं मिल पाता था। खैर, उमर अब्दुल्ला एक तरफ चुनाव न लड़ने की बात कह रहे हैं, दूसरी तरफ फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि मैं जिंदा हूं, यानी कि हो सकता है कि उमर अब्दुल्ला भी उनके इशारों पर इलेक्शन लड़ते हुए दिखाई दे। लेकिन एक पॉइंट और जो मुझे समझ आता है वो है आतंकवाद का बैकफुट पर आना। जिस जम्मू कश्मीर में बात बात पर आतंकी अपना सर उठाते थे, किसी भी गली मोहल्ले में किसी भी गली मोहल्ले में घुसते ही वो आतंकी लोगों को निशाना बनाते थे, वहां टूरिस्ट नहीं जा सकते थे, वहां निवेश नहीं हो सकता था। उन पाकिस्तानी इशारों पर चलने वाले आतंकवादियों को सबसे पहले मिट्टी में मिलाने का काम किया गया। हालात ये हो गए कि बिलबिलाए और बौखलाए आतंकी वहां लोगों को चुन चुन कर मारने लगे और उन लोगों के बीच में से ही उठकर आते, बाद में वो टारगेट किलिंग के तौर पर घर में छिप जाते। खैर, ऐसे आतंकियों का भी सफाया वहां पर सेना कर रही है, लेकिन आतंकियों का बैकफुट पर आना कितनी बड़ी सफलता ये भारतीय जनता पार्टी के लिए जम्मू कश्मीर में हो सकती है। देखिए, इसमें थोड़ा सा एक और हमें देखना होगा कि पहले जब जब चुनाव की बात हुई 14 के बाद में, जब जब चुनाव की चर्चा हुई, चाहे वो ग्राम पंचायत के चुनाव हो, चाहे विधानसभा के हो, जब जब चर्चा हुई तब तब उन्होंने टारगेट किलिंग के साथ में कहीं भी बम विस्फोट कराने की साजिश को रचा और कई हद तक कई जगह सफल भी हुए उसमें आतंकवादी जो भी विचारधारा के। उनका मकसद ये था कि हम और यहाँ की आवाम, मतलब करते खुद थे, आतंकवादी सोच के लोग ये करते थे, आतंकवादी घटना को अंजाम देते थे, लेकिन वो मैसेज दिल्ली तक ये पहुंचाने की कोशिश करते थे कि यहाँ की आवाम लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखती है और भारत की किसी भी ऐसे निर्णय का समर्थन नहीं करती है जो यहाँ पर लागू होता हो। लागू तो स्वाभाविक है, अगर यहाँ से चुनाव आयोग आज जैसे घोषणा की तो सीधा लागू वहां होता है जम्मू कश्मीर के अंदर। तो उन्होंने ऐसा प्रदर्शित करने की कोशिश की कि हम इसके साथ में नहीं हैं, जम्मू कश्मीर दिल्ली के हिसाब से नहीं बल्कि हमारे हिसाब से चलेगा, जैसे हम चलाना चाहेंगे ऐसे चलेगा। लेकिन आज वो सोच विचारधारा गायब हो चुकी है, क्योंकि उनको योगी आदित्यनाथ की जो एक वाक्य जो बोला गया था कि मिट्टी में मिला देंगे, उनको मिट्टी में मिला दिया गया है, खाक में मिला दिया गया है। उनकी कब्रें भी आज दिखाई नहीं दे रही है, आज उनके जनाजे में कोई शामिल होने वाला नहीं है। मन्नान वानी के बाद में आज कोई भी आतंकवादी की मजार पे जाने वाला नहीं है। तो आज ये साबित हो गया है कि वहां की आवाम, क्योंकि आंखें खुल गई हैं कि युवाओं को रोजगार के जो अवसर बढ़ रहे हैं, जो एक विकास की रफ्तार में वो शामिल हो रहे हैं, दौड़ में शामिल हो रहे हैं। अब उनको लग रहा है कि अगर दिल्ली बाकी देश के हिस्सों की तरह भी हमारे यहाँ विकास होगा तो उसके लिए संभव है कि चुनावी प्रक्रिया से चुनना सांसद अपना विधायक और उसके बाद में विकास की रफ्तार में साथ बढ़ना। बिल्कुल, और विकास की रफ्तार पर आज जम्मू कश्मीर कदमताल भी कर रहा है, हिंदुस्तान के साथ आगे बढ़ रहा है, क्योंकि टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं, उसे धरती का जन्नत कहा जाता है और आज दुनिया भर से पर्यटक बढ़ रहे हैं, वहां हर साल नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। खैर, आखिर में मैं कंक्लूड करूंगा इस बात के साथ कि जम्मू में भारतीय जनता पार्टी पहले से ही मजबूत थी और कश्मीर एक चुनौती बीजेपी के लिए जरूर थी, लेकिन कश्मीर में भी युवाओं का दिल जीता है, वहां के लोगों का दिल जीता है अपने काम की वजह से, और यही वो फैक्टर हैं जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाते हुए नजर आ रहे हैं। और आप यकीन मानिए, जब आप देखेंगे जम्मू कश्मीर के विधानसभा इलेक्शन होंगे तो आपको योगी का बुलडोजर भी वहां पर दिखेगा सुनाई देते हुए। यूपी का योगी का मॉडल जम्मू कश्मीर में भी प्रेजेंट किया जाएगा और खुद योगी भी कमान संभालते हुए नजर आएंगे। खैर, इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि जम्मू कश्मीर में इस बार मोदी के एक्स फैक्टर की वजह से, इन 5 समीकरणों की वजह से भारतीय जनता पार्टी कमाल करने वाली है, इतिहास रचने वाली है और योगी का डंका वहां भी बजने वाला है? कमेंट कर अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत।